नमस्कार। आज हम जो बात करने वाले हैं मलेरिया की लाइफ साइकिल, कितने तरह के मलेरिया होते हैं और क्या उसके सिम्टम होने वाले हैं, वो सब उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया एक मच्छर के थ्रू फैलता है, लेकिन वो मच्छर उसका कारण नहीं है। कारण क्या है? मच्छर के सलाइवा, मच्छर के लार में जो छोटा जीव, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से होता है। ये समझ लीजिए आप मॉस्किटो को, ठीक है। और इसको समझ लीजिए आप क्या, ह्यूमन स्किन। अब इस मॉस्किटो के अंदर इसके इंटेस्टाइन बनाते हैं। तो ये अंदर क्या हो गई, स्टमक वॉल, और बाहर इसकी क्या है, बॉडी, यानी कि बॉडी वॉल। ये स्टमक वॉल, मॉस्किटो की सलाइवा। मॉस्किटो जब बाइट करता है तो वो क्या करता है, ब्लड शक करता है। ब्लड शक क्यों करता है? एक्चुअली करती है क्योंकि फीमेल एनोफिलीज करती है। जो ब्लड शक क्यों करती है? क्योंकि उसको अपने एग ले करने, उसके लिए न्यूट्रिटिव टिश्यू चाहिए, और ब्लड एक बेहतरीन न्यूट्रिटिव टिश्यू है क्योंकि इसके अंदर सारे सारे जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब होते हैं। तो जब ये ब्लड शक करती है तो हमारे ब्लड की प्रॉपर्टी है कि वो जम जाता है। इसीलिए मच्छर अपना सलाइवा सबसे पहले उस पाइप में डालता है जिसके थ्रू ये ब्लड को शक कर रहा है, जिससे कि ब्लड जमे ना। तो मच्छर की सलाइवा में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका नाम है एनोफिलिन, जिसकी वजह से ब्लड शक नहीं होता। तो ये डालता है सलाइवा, और ये इसकी सलाइवरी ग्लैंड बनाई है मैंने। ये इसकी सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड में ये छोटे छोटे जो दिखाएंगे ये है स्पोरोजोइट, जो कि ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। ये स्पोरोजोइट, तो जैसे ही ये बाइट करेगी किसी ह्यूमन को तो ये नीचे पहुंच जाएगी। ये आ गया स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट सबसे पहले इन्फेक्ट करता है किसको? लीवर सेल को। और इस तरह से लीवर सेल को रप्चर करके निकलते बाहर। ये क्या आया था ह्यूमन के लिए, कई बार पूछा जाता है विच इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द ह्यूमन। ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज थी वो क्या थी? स्पोरोजोइट। यही हमारी बॉडी के अंदर आया है। जैसे ये लीवर सेल के अंदर अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अभी इसने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, देखो एक आया था और बहुत सारे निकले हैं। तो जो लीवर के सेल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और लीवर को सेल को रप्चर करके जो बाहर निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोजोइट। ये लीवर सेल से निकल करके फिर ये दूसरे लीवर सेल को अटैक करेंगे। इस तरह से दोबारा लीवर सेल को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक अंदर गया और उसके पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार करके फिर से ये बाहर निकलते हैं। तब इसको क्या बोलते हैं? अगर दोबारा लीवर सेल को अटैक किया है तो इसको बोलते हैं मेटा क्रिप्टोजोइट। ये हो गया मेटा क्रिप्टोजोइट। तो ये क्या हुई? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में? लीवर सेल में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ बोलते हैं साइजोगोनी। तो यहाँ साइजोगोनी हुई है कहीं में? लीवर सेल में। खैर, उसके बाद यहाँ से ये जो मेटाक्रिप्टोजोइट रिलीज़ हुए हैं, ये मेटाक्रिप्टोजोइट इन्फेक्ट करते हैं उसके बाद आरबीसी को।
जब तक ये लीवर सेल को अटैक कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लीवर सेल की रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत होती है। 2 सेल अगर ख़राब करी है इन्होंने तो 2 सेल दोबारा से रीजनरेट कर जाती है। प्रॉब्लम शुरू होती है जैसे ये आरबीसी को अटैक करता है। आरबीसी को अटैक किया, सबसे पहले आरबीसी में जा कर के एक न्यूक्लियस बना लेता है जिसको बोलते हैं पहली स्टेज ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट के बाद की स्टेज इसमें एक वैक्यूल बनती है, एक रिंग की तरह की स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। फिर सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद एक और स्टेज आती है, उसे बोलते हैं हम अमीबॉइड स्टेज। ठीक है, अमीबा की तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा। उसके बाद फिर एक स्टेज और आती है, इसे हम बोलते हैं साइजोंट। ठीक है, इसी साइजोंट के अंदर क्या होते हैं, एक तो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। हीमोजोइन ग्रेन्यूल की वजह से ही जो फीवर के सिम्टम आते हैं, फीवर जो आता है यानी कि मलेरिया के जो सिम्टम है वो इसी हीमोजोइन ग्रेन्यूल की वजह से आते हैं। जैसे ही ये पूरा जो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट था वो हीमोजोइन ग्रेन्यूल बना लेता है आरबीसी के अंदर, तब जा कर के हमारी बॉडी में फीवर के सिम्टम यानी कि मलेरिया के सिम्टम, फीवर आना वगैरह वगैरह शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी सेक्स सेल भी बननी शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पे दो ही बना रहा हूँ, एक आपको बड़ी दिख रही है, एक आपको छोटी। बड़ी जो सेल है वो फीमेल सेक्स सेल है और जो छोटी है वो मेल सेक्स सेल है। मेल सेक्स सेल के लिए वर्ड लगता है यहाँ पे माइक्रोगैमेटोसाइट। ये माइक्रोगैमेटोसाइट, और जो फीमेल सेल है उसके लिए वर्ड लगता है मैक्रोगैमेटोसाइट। ठीक है, अब ये इतनी साइकिल किस में हुई है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरह की साइजों बनी हुई है, ये कौन सी, साइजोगोनी इन लीवर, और ये साइजोगोनी किसके अंदर, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी के अंदर। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी क्या है। प्री का मतलब पहले, एरिथ्रो का मतलब आरबीसी, यानी कि आरबीसी से पहले की साइजोगोनी पूछ रहा है यानी कि लीवर सेल में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी में दो जगह होता है, एक लीवर सेल में, एक आरबीसी के अंदर। असेक्सुअल ना करके वो साइजोगोनी भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा आरबीसी, या ऑप्शन में मिलेगा आपको लीवर सेल, या आपको दोनों मिलेंगे, एक ऑप्शन आपको मिलेगा बोथ का। इस तरह से आंसर हो जाएंगे। अब सपोज करिए कोई अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो आता है जिसके अंदर ये मलेरिया का पैरासाइट नहीं है, और वो बाइट करता है, वो आपका ब्लड को शक करता है। आपके ब्लड में क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब इनडेस्ट कर लेता है, मतलब क्या बोलते हैं, एनगल्फ कर लेता है। इस तरह से जितनी भी ये सेल्स होंगी वो सारी तो उसके अंदर, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। सिर्फ 2 सेल को छोड़ करके डाइजेस्ट नहीं होती। कौन कौन सी, एक मैक्रोगैमेटोसाइट और एक माइक्रोगैमेटोसाइट यानी कि जो उसकी सेक्स सेल है। माइक्रोगैमेटोसाइट जो है वो इसमें इसके डिवीज़न करके 6 से 7 या 6 से 8 पार्ट बनाती है जिसको एक्स फ्लैजलेशन बोलते हैं।
इस तरह से आपने देखा माइक्रोगैमेटोसाइट इस तरह से अपने 6 से 8 पार्ट बनाता है। इसी को बोलते हैं हम एक्स फ्लैजिलेशन। जबकि फीमेल सेक्स सेल ऐसी की ऐसी वहाँ पहुँच गई और फिर जाकर के वे दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। क्योंकि सबको पता है जब सेक्स सेल मिल जाती है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद ये इसका एक वर्मी फॉर्म यानी कि कीड़े की तरह की स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम ऊकाइनेट बोलते हैं। ये ऊकाइनेट asexual reproduction in liver cell या साइजोगोनी इन लिवर सेल, asexual reproduction in आरबीसी या साइजोगोनी इन आरबीसी ह्यूमन के अंदर। मॉस्कीटो की ये क्या है अंदर, स्टमक वॉल यानी कि स्टमक यानी कि इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी कि बोल मॉस्कीटो के इंटेस्टाइन के अंदर ही उसकी सेक्सुअल साइकिल हो रही है। यहाँ पे असेक्सुअल हो रही थी, वहाँ पे सेक्सुअल साइकिल है क्योंकि 2 सेक्स सेल है, यहाँ पे सेक्स सेल नहीं बन रही थी। ठीक है। उसके बाद ये जो उकाइनेट है, ये उकाइनेट स्टमक वॉल को रप्चर करके उसकी बॉडी वॉल में पहुँचता है। ये पहुंच गया बॉडी में और बॉडी में जा करके ये न्यूक्लियस फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि स्पोर बनाने, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर देते हैं छोटे छोटे। ठीक है। किसमें, बॉडी वॉल में चल रहा है अभी ये काम। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फॉर्मेशन होता है स्पोरोजोइट का जो यहाँ दिखाए थे पहले। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट। उसके बाद ये रप्चर हो जाएगा और ये सारे स्पोरोजोइट पहुँचते हैं किसके, सलाइवरी ग्लैंड में इसकी। इस तरह से पहुंच गया ये प्लाज्मोडियम फिर मॉस्किटो के अंदर। तो क्या समझ आया आपको, फीमेल वो सॉरी मैन के लिए, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, स्पोरोजोइट। जबकि अगर कोई मॉस्किटो, तो देखो मान लो ये ह्यूमन ही इन्फेक्टेड है, मॉस्किटो साफ था, अगर मॉस्किटो इसका ब्लड शक करता है तो मॉस्किटो को भी मलेरिया हो गया, है ना। तो मॉस्किटो के लिए कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है, ये मैक्रो और माइक्रोमीरोजोइट्स। उसके बाद ये प्लाज्मोडियम यानी कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसके कितने होस्ट हुए, 2, एक तो आदमी और एक मच्छर। यानी कि ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है किसके अंदर, 2 होस्ट के अंदर। और जिनके 2 होस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, डाइजेनेटिक। तो ये जो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके 2 होस्ट है, या इसे ये कह लो ये डाइजेनेटिक है। उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊँ आपको, मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि मलेरिया खाने पानी से तो आपकी बॉडी में आएगा नहीं। मलेरिया किसके थ्रू आएगा, मलेरिया आएगा आपके बॉडी में मॉस्किटो के थ्रू। तो इसका मतलब अगर मॉस्किटो को आप रोक देते हैं तो आप किसको रोक देंगे, आप इसका मतलब मलेरिया को रोक देंगे। तो इसीलिए इसके प्रिवेंशन में जितने भी आपको चीज़ें लिखनी है वो सारी वही होगी, जैसे मॉस्किटो नेट का यूज़ करना, ठीक है, या फिर जहाँ पे आपके आसपास अगर कहीं पानी भरा हुआ है उसे रोकना, ठीक है, और जितने भी इंसेक्टिसाइड है उनको यूज़ करना, ये सब उसमें आ जाएगा। उसके बाद जो बता रहा हूँ, ये लाइफ साइकिल अगर आपको कंप्लीट हो गई हो तो उसे हटा दें हम, और उसके बाद की बात करें। कुछ और चीज़ बताता हूँ मैं, WHO और NMEP। WHO और NMEP से क्या मतलब है, यह नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम और WHO, इन दोनों ने मिलकर के कुछ साल पहले मलेरिया को पूरी तरह से लगभग ख़त्म कर दिया था। लेकिन कुछ साल के बाद मलेरिया फिर से अटैक कर गया इस वर्ल्ड को। क्यों किया, क्योंकि मॉस्किटो सबसे ज़्यादा रजिस्ट कर लेते हैं अपने आप को। पहले जो मॉस्किटो के लिए दवाई आई, कुछ मॉस्किटो मरे
और कुछ ने अपने अपने अंदर डेवलपमेंट शुरू कर दिया कि हम इस वे में नहीं मरेंगे। फिर दूसरी आई, कुछ मरे, फिर कुछ ने और डेवलपमेंट शुरू कर दिया। तो इस तरह से मॉस्कीटो रजिस्ट होते चले गए दवाइयों से, और जब मॉस्कीटो रजिस्ट हो गए तो अब उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। इस तरह से मलेरिया दोबारा अटैक कर गया। इसका जो टेस्ट होता है नॉर्मली, जो एक अगर 12th लेवल पे किसी स्टूडेंट को कहा जाए कि इसका टेस्ट करना है तो वो कैसे करेगा? जब आपको फीवर आ रहा हो या किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है उसी टाइम पे वो ब्लड का सैंपल लेगा, और अगर ब्लड का सैंपल लेने के बाद उसे इस स्लाइड पर रखेगा। स्लाइड पता है आपको, कांच की एक प्लेट होती है, उसके ऊपर रखने के बाद जब उसे ब्लड को वो बार बार चलाएगा तो उसमें धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे, स्मीयर बन जाएगी। तो अगर स्मीयर बनती है तो ये कंफर्म करता है कि इस ब्लड के अंदर वो मलेरिया का पैरासाइट है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इसे हटा देते हैं उसके बाद देखते हैं इसको, है ना। थोड़ी सी और बात मलेरिया की, कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे हम मलेरिया के जो पैरासाइट है उसके बारे में। मलेरिया का जो पैरासाइट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, और इसकी 4 स्पीसीज मिलती है। ये 4 स्पीसीज प्लाज्मोडियम की मिलती है। पहले के बारे में बात करता हूँ, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। बहुत ज़्यादा जो कॉमन फीवर है मलेरिया में वो यही है, और इसको बिनाइन टर्शियर मलेरिया बोलते हैं। बिनाइन शायद गलत लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं बिनाइन टर्शियर मलेरिया। टर्शियरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके जो कैरेक्टर हैं, जैसे कि शुरुआत में मलेरिया में क्या होता है, मतलब मलेरिया के जो सिम्टम है, पहले बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, कपकपी आएगी यानी कि चिल और शिवरिंग। उसके कुछ घंटों बाद एकदम से पसीना आ जाएगा, पसीना आने के बाद जो बुखार होगा वो ड्रॉप कर जाएगा। उसके बाद फिर से ये काम 48 घंटे के बाद, यानी कि 48 घंटे के बाद कौन सा दिन आता है? तीसरा दिन, यानी कि ये हर तीसरे दिन में अटैक करेगा। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है अगर तीसरे दिन अटैक कर रहा है तो समझ लीजिए आपको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स वाला फीवर हुआ है या मलेरिया हुआ है। ठीक है, और ये जो मिलता है आपको सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में मिलता है। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, पता नहीं कहाँ पर आपको दी जाए। टेम्परेट में एशिया में हमारे जो कंट्री है उसके आसपास के आते हैं, और ट्रॉपिकल में अफ्रीका आता है। तो अफ्रीका और एशिया में हमारे आसपास के जो कंट्री है ये इसमें कॉमन है। अब मैं जो दूसरा लिख रहा हूँ ये प्लाज्मोडियम ओवेल की बात कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल ये भी तीसरे दिन ही अटैक करता है, इसलिए को भी टर्शियर मलेरिया कह सकते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल को। लेकिन ये कहाँ मिलता है? वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका। कौन? ये प्लाज्मोडियम ओवेल साउथ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका में मिलता है। तीसरा जो है प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरिया को क्वार्टरनल मलेरिया बोलता है। क्वार्टरनल क्यों? क्योंकि इसके कैरेक्टर ठंड, कपकपी, बुखार और फिर नॉर्मल। ये जो कैरेक्टर, ये जो लाइफ, ये जो साइकिल दोबारा रिपीट होने वाली है वो चौथे दिन यानी कि 72 घंटे के बाद, 72 आवर्स के बाद से रिपीट होगी। तो वो अगर हो रहा है तो समझ लीजिए प्लाज्मोडियम मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत कम होता है, और साथ ही साथ ये दोनों जगह मिलता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था ट्रॉपिकल और टेम्परेट, जैसे ये था, यानी कि अफ्रीका और
एशिया में हमारी कंट्री के आसपास का एरिया, यानी कि दोनों जगह। चौथा जो है उसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कह रहे हैं। ये सब तरह के कैरेक्टर रहता है। तीसरे दिन भी साइकिल रिपीट कर सकता है, चौथे दिन भी रिपीट कर सकता है, हर रोज़ भी रिपीट कर सकता है। तो ये हर तरह के कैरेक्टर जो है दिखाता है अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा घातक है और इससे ज़्यादातर डेथ हो जाती है, जिसको दिमागी बुखार बोलते हैं, दिमागी बुखार, वो यही होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि अफ्रीका वाले रीजन में मिलता है। समझ आ गई बात। ये हो गया प्लाज्मोडियम से रिलेटेड कुछ बातें।